ये स्टोरी कई मायनों में अलग है क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि एक कांड करके बंदा कितने टाइम तक पुलिस वालों से बच सकता है, कितने टाइम खुद को छुपा सकता है, और वो भी तब जब पुलिस वालों ने उसको उठा लिया हो। दूसरा, इसके अंदर जो कांड हुए वो लिटरली नेक्स्ट टू अनइमेजिनरी थे। आप जब इस पूरी स्टोरी को एंड तक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में किस किस लेवल के माइंडसेट के लोग रहते हैं। अनबिलीवेबल, अनइमेजिनरी, सोच भी नहीं सकते आप लोग वो। खैर, अब ठंड थोड़ी सी कम हो गई है तो बाल बाल मैंने कटवा लिए हैं, अच्छे से सेट हो गए हैं, बाऊजी बन गए। बट आपको भी एक अनइमेजिनरी सा काम करना है। मैंने कल्पना भी नहीं करी थी कि आप अपने अंगूठे से इस लाइक बटन को दबा देंगे, तो वो काम जरूर कर दीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दे, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस अनबिलीवेबल केस को समझने के लिए हमें मैक्सिको के टलूका शहर में जाना पड़ेगा और दिन था 24 अक्टूबर 2019 का, जब 23 साल की जसिका ऑर्लूर नाम की ये लड़की अपनी मम्मी को एक घर से बॉल करने के लिए कि वो दोस्तों के साथ पार्टी पर जा रही है, बट वो कभी उस पार्टी में पहुंची ही नहीं। शाम होते होते उसकी माँ ने उसको फ़ोन करने शुरू कर दिया कि जसिका अभी तक घर नहीं आई, लेकिन जसिका ने अपना फ़ोन उठाया नहीं। ऑब्वियसली माता पिता को दोनों को ही टेंशन होनी शुरू हो चुकी थी। आसपास परिवार के लोग सभी इकट्ठे हो चुके थे कि आखिर जसिका गई तो गई कहाँ। अगला दिन आ चुका था। अगले दिन इसके माता पिता ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट भी कर दी कि उसकी डॉटर्स मिसिंग है, आप प्लीज़ उसको ढूंढिए। पुलिस वालों ने जब लोकेशन वगैरह ट्रेस करी तो फाइनली ये लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे। एक घर के सामने खड़े थे कि हो ना हो जसिका इस घर के अंदर ही है, क्योंकि लास्ट लोकेशन जसिका के फोन की इसी घर की थी। ये घर जिसके सामने सारे लोग खड़े थे इंक्लूडिंग पुलिस वाले, ये घर असल में ऑस्कर गुजमन का था और ये सभी लोग बाहर से दरवाजा पीट रहे थे कि कोई तो दरवाजा खोल दे अंदर से, क्योंकि ये घर अंदर से बंद था। बट बार बार खटखटाने के बाद भी गुजमन अंदर से ही बोल रहा था कि नहीं नहीं, मैं नहीं खोलने वाला अपना ये दरवाजा, तुमको जो करना हो कर लो, बाहर जाओ यहाँ से, मैं अपना दरवाजा नहीं खोलने वाला। अनगिनत बार जसिका के माता पिता ने बाहर खड़े होकर जसिका को आवाज़ भी लगाई, क्योंकि जसिका के माता पिता दोनों इस बात के लिए कन्विंस्ड थे कि उसकी लड़की इसी घर के अंदर है, वो जिंदा भी है, और ये गुजमन उसको बाहर नहीं आने दे रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस वालों ने दरवाजा क्यों नहीं तोड़ा, तो यहाँ एक दिक्कत थी लीगल पेपर्स की, क्योंकि इनके पास कोई सर्च वारंट नहीं था इस घर का, इसलिए वो नहीं तोड़ सकते। पुलिस वालों ने अपने सर्च वारंट के लिए अप्लाई तो कर दिया, लेकिन उसको आने में अभी टाइम लगने वाला था, तकरीबन 4 दिनों का। सो फाइनली बेचारे जसिका के माता पिता बाहर इसी घर के फुटपाथ पर सो गए। रात को वो वेट करते रहे कि क्या पता है दरवाजा खोल दे, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। अगले दिन दोबारा से पुलिस वालों ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी इस गुजमन को कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हम जबरदस्ती अंदर घुस जाएंगे और तुमसे जो होता हो तुम कर लेना। तब इस टाइम पर गुजमन फाइनली अपने मेन दरवाजे पर आया और उसने दरवाजा खोला और स्ट्रिक्टली एक वार्निंग दे दी पुलिस वालों को कि अगर तुमने घर के अंदर आने की कोशिश करी तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। जिस टाइम पर ये सारी बातें हो रही थी, जसिका के माता पिता पीछे खड़े होकर घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे और उस टाइम पर जसिका उनको अंदर दिखी भी। बेशक उस टाइम पर जसिका जिंदा थी, लेकिन वो सीडेशन की हालत में थी, वो बेहोश हो रही थी बार बार। बट जब फाइनली पुलिस वालों के हाथ ये सर्च वारंट लगा और जब पुलिस वाले इस घर के अंदर गए तो लिटरली ना सिर्फ जसिका के माता पिता बल्कि पुलिस वाले खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि अभी अभी जिसके घर में वो घुसे थे वो कोई एक आम लड़का नहीं था। वो असल में पूरी दुनिया के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा बदनाम होने वाला था। असल में इस ऑस्कर का जन्म 2 फरवरी 1990 के दिन इसी टलूका मैक्सिको शहर के अंदर हुआ। और टाइम बीतने के साथ साथ जैसे ही ऑस्कर बड़ा होने लगा तो इसके माता पिता ने एक अजीब चीज़ नोटिस करी कि आमतौर पर नॉर्मल बच्चे बाहर जाकर खेलना कूदना पसंद करते हैं, अपने नए नए दोस्त बनाते हैं, स्कूल में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ ऑस्कर बिल्कुल उल्टा कर रहा था। ना उसके कोई दोस्त थे, वो कोई ज़्यादा वायलेंट नहीं था, वो बिल्कुल भी डिस्ट्रक्टिव नहीं था, वो बस अकेला रहना उसको पसंद था। वो सारा सारा दिन अपने कमरे में अकेला पड़ा रहता और जब भी उसको खाना खाना होता सिर्फ तभी बाहर आता। इस टाइम पर इसके माता पिता को बहुत ही अजीब लगने लगा। उसने अपने स्कूल के कुछ दोस्तों को बताया कि उसके पिता उसके प्रति बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रहे हैं, और मैंने आपको पहले भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ के अंदर बताया है कि जब भी कोई ऐसा बंदा बड़ा होता है जिसके परिवार का एनवायरनमेंट कुछ खास अच्छा नहीं रहता, या फिर बच्चों के प्रति माता पिता कुछ ज़्यादा अब्यूजिव हो जाएं, तो वो बच्चा बड़ा होकर कांड करेगा ही करेगा। लगभग ये पॉसिबिलिटीज़ ऐसी ही बनती हैं। सो यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जैसे ही धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, उसको अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी थी। उसने अपने स्कूल में सभी क्लासमेट्स को बताया कि उसको सिर्फ अपनी माँ चाहिए ज़िंदगी में, और बाकी जो बचा कुचा स्पेस है वो उसके लिए उसके पेट्स फिल करते हैं। उसको अपने जो
पालतू कुत्ते थे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार, उसने अलग अलग तरीके के जानवर पाल रखे। धीरे धीरे बड़ा होने के साथ साथ इसके माता पिता ने नोटिस किया कि इनका ये बच्चा नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों की खेल कूद की उम्र होती है वो अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। उस टाइम पर उनका ये बेटा डेथ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है। उसको किलिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो ऐसी ऐसी बुक्स लेकर आता, उसके झोले के अंदर ऐसी ऐसी किताबें भरी रहती जिसके अंदर वो अलग अलग सीरियल किलर्स के बारे में पढ़ रहा था कि आखिर इन्होंने अपने टाइम में क्या कुछ किया था। जैसे ये चीज़ें उसके माता पिता को पता लगी तो ऑब्वियसली उनको भी डर लगने लगा कि आखिर ये क्या बीमारी है। उसने अपने ये सारे विचार भी अपने क्लासमेट्स को बताए कि मुझे किलिंग्स के बारे में जानना और उनको समझना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये चीज़ें सुनते ही ऑब्वियसली वो बच्चे ही अभी उसके जो क्लासमेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। उसने खुले में सबके सामने बोला कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं इस चीज़ को परफॉर्म ज़रूर करूँगा। माता पिता को लगा कि हो सकता है नई नई जवानी चढ़ी है इसको, तो टाइम बीतने के साथ साथ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा इसको, लेकिन नहीं, इसने जो थॉट्स अपने मन में पाले हुए थे उसको बजाय भूलने के ये उन थॉट्स को शार्प कर रहा था। स्पेशली इसने मार्शल आर्ट्स के अंदर अपनी ट्रेनिंग शुरू करी। अब माता पिता को लगा कि मार्शल आर्ट्स तो सीखना बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं जाके ये अच्छा प्लेयर बन सकता है इसके अंदर, बट डीप डाउन इस ऑस्कर को पता था कि वो मार्शल आर्ट्स अपने सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं सीख रहा, बल्कि किसी को ओवर पावर कैसे करें, किसी को कंट्रोल कैसे करें, यही सब उसके माइंड में चल रहा था। साथ ही इसने ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अलग अलग सीरियल किलर्स के बारे में जानना शुरू कर दिया कि कैसे वो अपने सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करते थे, कैसे वो किसी इंसान को कंट्रोल करते थे और बाद में उनके साथ उसने किस किस तरीकों से क्या क्या कुछ किया। अब इन सब में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आप सभी मान लीजिए, या फिर मैं खुद क्यों ना मान लूं, मैं भी तो ऐसा कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता हूं, इन चीज़ को स्टडीज़ करता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि जाके कोई कांड कर दूं, आप लोग भी ना कर देना। आई विश मुझे आपकी स्टोरी कोई कवर ना करनी पड़े, कभी भी ना करना ऐसा कुछ गलत। 20 साल का होते होते पूरे परिवार को ये पता लग चुका था कि ये गुजमैन सिर्फ और सिर्फ जानवरों से प्यार करता है, इंसानों के लिए इसके दिल में कोई भी प्यार नहीं है, कोई भी सहानुभूति नहीं है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको के अंदर इसने एडमिशन भी ले लिया, जिसके अंदर ये साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा, बट इसके दिमाग की साइकोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही था कि कैसे कोई कांड करें और कैसे उसको एक परफेक्ट बनाएं, कैसे खुद का एक एग्जाम्पल सेट करें। फरवरी 2019 का टाइम आ चुका था और इस टाइम पर जेसिका ओलिवर, जिसका नाम मैंने पहले लिया था वीडियो के अंदर, वही लड़की 23 साल की, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और ये अभी तक अनमैरिड थी। ये बच्चा ऑस्कर का नहीं था बल्कि उसके किसी बॉयफ्रेंड का था। ऑस्कर तो अभी तक इसकी जिंदगी में आया भी नहीं था, बट जैसे इस बच्चे को जन्म दिया तो इसका बॉयफ्रेंड इसको छोड़कर जा चुका था। मजबूरी में जेसिका ने वापस अपने माता पिता का सहारा लिया। उसके माता पिता ने ही बच्चे को संभाला, जेसिका को संभाला। अब क्योंकि जेसिका ने अपने माता पिता के आगे क्लियर कर दिया था कि उसे आगे और भी पढ़ाई करनी है, इसलिए उसने भी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको के अंदर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में अपना एडमिशन करवा लिया। ये दोनों यानी कि जेसिका और ऑस्कर एक ही क्लास के स्टूडेंट थे, तो जैसे ये दोनों एक दूसरे को डेली देखते तो ऑस्कर ने खुद से इसके सामने बार बार आना जाना शुरू कर दिया, इसको नोटिस करवाना शुरू कर दिया कि हाँ वो भी क्लास में है। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें करनी शुरू कर दी। स्टार्टिंग में जो लग रहा था कि हाँ एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है, उसको प्रपोज करना चाहता है, वही सब जेसिका को भी ये पहले तो थोड़ा सा ठीक लगा कि हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लाइन मार रहा है, मारने दो। बट धीरे धीरे ये चीज़ें अनकंफर्टेबल हो रही थी जेसिका के लिए। जेसिका ने बात जाकर अपने माता पिता को भी बताई कि एक लड़का है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है क्लास में, वो सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, मुझे टोकता रहता है। जेसिका के पिता को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ कॉलेज चलूंगा, मुझे दिखाना कौन है वो। तो जैसे ही जेसिका के पिता जेसिका को लेकर कॉलेज पहुंचे अपनी गाड़ी में, उतरकर इन दोनों ने वेट किया और जेसिका ने इशारा किया कि वो देखो वो आ गया। तब जेसिका के पिता ने जाकर इस ऑस्कर से पहली बार कन्फ्रंट किया कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है तेरे को, क्यों पीछे पड़ा हुआ है लड़की के। उस टाइम पर इस ऑस्कर ने जेसिका के पिता को कुछ भी नहीं कहा, ये जस्ट आंखों में घूर रहा था जेसिका के पिता के और इग्नोर करके यहाँ से चला गया। तब इस पॉइंट पर जेसिका के पिता ने डेली अपनी बेटी को पिक एंड ड्रॉप करना शुरू कर दिया, वही कॉलेज लेकर जाते, वही कॉलेज से लेने आते। 24 अक्टूबर 2019 की दोपहर को जेसिका ने अपने माता पिता को फ़ोन किया और उसने बताया कि आज शाम मेरा 7 बजे के आसपास कॉलेज ख़त्म हो जाएगा और तकरीबन रात के 8:30 बजे मुझे अपने दोस्त ऑस्कर के घर पार्टी में जाना है। अब इस पॉइंट पर उसके माता पिता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। असल में
जसिका का बॉयफ्रेंड जो था जिससे वो बच्चा हुआ था, उस बॉयफ्रेंड का नाम भी ऑस्कर ही था। तो इस टाइम पर जसिका के माता पिता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि ये कौन से वाले ऑस्कर की बात कर रही है। ये पिछले काफ़ी लंबे टाइम से तो इसके पिता से तो मिली नहीं, अपने बच्चे के पिता से यानी कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड से। और दूसरा, वो उस ऑस्कर के घर तो जाना नहीं चाहेगी जहाँ वो उसको स्टॉक करता है, उसको परेशान करता है, तो उसके घर पार्टी में क्यों जाएगी। फिर भी उन्होंने 9 बजे तक का टाइम दिया कि ठीक है चलो जा आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टाइम से घर आ जाना। लेकिन रात के 11 बज चुके थे। जसिका के माता पिता ने जसिका को फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन जसिका का फ़ोन उस टाइम पर बंद आ रहा था। उनको बड़ी टेंशन होने लगी, इसलिए उन्होंने स्पेशली जसिका के एक्स बॉयफ्रेंड ऑस्कर को फ़ोन किया कि हाँ भाई कहाँ है हमारी जसिका। ऑस्कर ने कहा कि कौन सी पार्टी, कौन जसिका, मेरे पास नहीं आई वो, और ना ही मेरे पास कोई पार्टी है, और मैं तो यहाँ शहर में हूँ भी नहीं इस टाइम पर। आपने किसी और ऑस्कर के बारे में जसिका के मुंह से सुना होगा। इस टाइम पर दोनों ही माता पिता बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि दूसरा ऑस्कर तो वही था जिससे जसिका ऑलरेडी परेशान थी। जसिका के पिता ने जसिका के सभी दोस्तों को फ़ोन करना शुरू कर दिया और जानना शुरू कर दिया कि आखिर ये ऑस्कर है कौन, कहाँ रहता है, किसका बेटा है। उसके एड्रेस के बारे में अब इन लोगों को पता चल चुका था, जो कि यूनिवर्सिटी से तकरीबन 30 मिनट दूर ही था वो ड्राइव पे। और इस पॉइंट पर इन दोनों को ही लग रहा था, जसिका के माता पिता को, कि कुछ बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ है। जसिका के माता पिता उसी रात भी इस गुज़मन के घर के बाहर एड्रेस पूछ कर यहाँ पहुँच चुके थे, और फाइनली इनको पता लगा कि गुज़मन इस घर के अंदर रहता है। इस घर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठे रहे, वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी ये कुछ टाइम ही हुआ था, कुछ घंटे हुए थे, इसलिए ये पुलिस वालों के पास जा नहीं सकते थे। 24 घंटे उसको होने चाहिए गुम हुए, तभी वो रिपोर्ट लिखेंगे। अभी ये लोग देख रहे थे कि बार बार गुज़मन अपने घर के अंदर जा रहा है, कभी बाहर आ रहा है, कभी वापस अंदर जा रहा है। 3-4 बार उनको बाहर आते जाते हुए देखा, और ये बहुत ही नॉर्मल सा लगा, कुछ भी इसमें एबनॉर्मल नहीं था, और देखकर भी नहीं लग रहा था कि इस घर के अंदर कोई पार्टी वार्टी चल रही होगी। बहुत शांत सा माहौल। अगले दिन ये लोग पुलिस वालों को लेकर पहुंचे। यहाँ उन्होंने लोकेशन ट्रेस करी जसिका की, और फाइनली इसी घर की उनको लोकेशन दिखी कि हाँ जसिका इसी घर के अंदर आई थी। सो अब ये कंफर्म हो चुका था कि जसिका घर के अंदर है। और जब पिछली रात जसिका के माता पिता गुज़मन को बाहर आते जाते हुए देख रहे थे, उनको कोई आइडिया नहीं था कि इस घर के अंदर ना सिर्फ जसिका से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है, बल्कि और भी बहुत सारे सीक्रेट्स ये घर दबा कर बैठा था। खैर पुलिस वालों ने भी अपना जोर लगा लिया, इसने नहीं बताया कुछ भी। पुलिस वालों ने इसको जस्ट कैजुअली बुलाया अपने पास कि एक बार आकर बात तो कर ले, तू घर पे ताला लगाया, कोई तेरे घर के अंदर नहीं घुसेगा। तब ये गुज़मन जाके फाइनली पुलिस वालों से भी मिला और उनको बताया कि हाँ जी मैं जसिका को जानता हूँ, और बहुत ही कैजुअल वे में जानता हूँ, कोई खास उसमें हमारी बनती नहीं है। और दूसरा, जिस दिन वो गायब हुई थी यानी कि 24 अक्टूबर के दिन, उस दिन मैं उससे मिला भी था, वो मेरे घर भी आई थी, हम दोनों ने शॉपिंग भी करी थी आसपास विला सैंटीन इलाके में जिसमें हम रहते हैं, और बाद में मैंने उसको टैक्सी में बैठा दिया था और वो अपने घर चली गई थी, और यही मैंने लास्ट टाइम उसको देखा था। इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस वालों ने पूछा कि क्या हम एक बार तेरे घर के अंदर जाकर तलाशी ले सकते हैं, क्योंकि हमें तेरी स्टोरी के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा, सो हम खुद जाकर एक बार चेक करना चाहते हैं। बट क्लियरली इस गुज़मन ने मना कर दिया कि नहीं, आप मेरे घर में नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास कोई भी वारंट नहीं है। अब ये मना करना ही पुलिस वालों के लिए बहुत था, जो कि बिल्कुल राइट भी था, बिना वारंट के पुलिस वाले नहीं घुस सकते। जिसके बाद गुज़मन ने अपने बयान लिखवाए और वापस अपने घर पर आ चुका था। तब जसिका के माता पिता ने पुलिस वालों से पूछा कि जनाब आप लोग इसके घर के अंदर नहीं जा सकते, तो क्या हम लोग इसके अंदर घर के जाने की ट्राई करें, क्योंकि आप लोग तो लीगली पाबंद हैं कि नहीं जा सकते बिना वारंट के, हम तो जा सकते हैं ना, धक्के से उसके घर में घुस जाएंगे। बट पुलिस वालों ने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, आप लोग भी नहीं जा सकते, क्योंकि हो सकता है अंदर कोई क्राइम सीन बना रखा हो इसने, और आपके अंदर जाने से वो क्राइम सीन डिस्टर्ब हो जाए, कुछ अहम जो प्रूफ होंगे वो आपके हाथ या फिर पैरों से लगकर वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। यहाँ पुलिस वाले अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। खैर गुज़मन अब वापस अपने घर पहुंच चुका था। पीछे से जसिका के माता पिता भी इसी घर के बाहर खड़े थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो उनकी बेटी इसी घर के अंदर है, वो अभी भी सेफ है, जिंदा है, और हम उसको बाहर खड़े रहकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैसे भी ये घर में जाने का एकमात्र रास्ता है, मतलब कि ये उनकी बेटी को कहीं और लेकर जा नहीं सकता। सो हम जब तक बाहर खड़े रहेंगे कुछ भी नहीं करेगा। अगला दिन आ चुका था। सोचकर देखिए जसिका के माता पिता बाहर बेचारे फुटपाथ पर ही सो रहे हैं, पुलिस वाले उनके आसपास घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं सकता। फाइनली 30 अक्टूबर 2019 का दिन आ चुका था। अब तक 6 दिन बीत चुके थे जसिका को गायब हुए, और जसिका के माता पिता को इस घर के बाहर डेरा जमा कर बैठे हुए। अब तक भी उनको कोई पता नहीं चला, लेकिन 30 अक्टूबर के दिन फाइनली पुलिस वालों के पास एक वो वारंट लग चुका था, जिससे अब वो लीगली इस घर की तलाशी ले सकते थे। और जब पुलिस वालों ने अपना पूरा जोर लगाकर दरवाजा तोड़ा और जैसे वो अंदर की तरफ गए इस घर में, उनको पहले तो एक बहुत गंदी स्मेल ने हिट किया कि आखिर यहाँ पर ये क्या बीमारी है, इतनी गंदी स्मेल। वहाँ कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बट जैसे तैसे उन्होंने अंदर तलाशी लेनी शुरू करी। अंदर
3 जानवर मिले, 2 डॉग और एक कैट। ये तीनों ही जानवर इस गुज़मन के पालतू थे, लेकिन गुज़मन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो यहाँ से पहले ही निकल चुका था। और जब पुलिस वाले इसकी तलाशी लेते लेते ऊपर वाले कमरे के बाथरूम में पहुंचे तो उनको वो चीज़ हिट हुई जिसका डर था। लिटरली जसिका के माता पिता कुछ ही इंचेस दूर थे हर टाइम अपनी बेटी जसिका से, लेकिन जसिका ऊपर इसी बाथरूम के बाथटब में लेटी हुई थी और वो भी डेड। उसके गले में एक बहुत मोटी तार ऐसे खींचकर उसको घुमाया गया था, ऐसे बांधा गया था, परमानेंटली अंदर ही छोड़ा गया था ताकि बचने का कोई भी चांस ना रहे। बट पुलिस वालों को इस घर में बहुत सारी अजीब चीजें और भी मिली, और सबसे अजीब था इसके कमरे। कुछ एक कमरे तो ऐसे थे जैसे उनको कभी यूज ही ना किया गया हो, और कुछ कमरे ऐसे थे जैसे उनके ऊपर कुछ साफ सफाई की गई हो, जैसे हाल ही में यहाँ से सामान वगैरह हटा के साफ सफाई करते हैं ना, उनके निशान बन जाते हैं। इसके अलावा जहाँ जसिका की लाश पड़ी हुई थी उस बाथरूम के अंदर बहुत ही गंदी केमिकल स्मेल थी, जिसका मतलब साफ ये था कि जल्दबाजी में इस गुज़मन ने इस क्राइम सीन से सबूत मिटाने की कोशिश करी है, यहाँ से साफ सफाई करी है। ये सारी चीजें देखते ही पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये गुज़मन का पहली बार नहीं है। कोई भी इतना परफेक्ट पहली बार में हो ही नहीं सकता, टाइम लगता है इतना कुछ करने में और इतना कुछ समझने में। तब पुलिस वालों ने सबसे पहले तो फोरेंसिक वालों को बुलाया, और फोरेंसिक वालों के साथ अब पुलिस वालों ने इस घर के बैकयार्ड, जिसको अभी तक किसी ने भी देखा नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ बैकयार्ड भी है, और जब उस बैकयार्ड में गए, जो आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर फोटो देख रहे हैं, ये एक्चुअल बैकयार्ड था इस गुज़मन वाले घर का। और जैसे ही इस बैकयार्ड के अंदर गए, इसको देखते ही समझ चुके थे कि असली भसड़ तो यहाँ है, क्योंकि इस बैकयार्ड में बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ से ताज़ा तरीन मिट्टी निकाली भी गई थी और उसके ऊपर मिट्टी डाली भी गई थी, मतलब नए नए पैचेस थे। पुलिस वालों ने फोरेंसिक वालों को बताया कि वहाँ जाकर देखो, और फोरेंसिक वालों को भी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, थोड़ा सा ही खोदते उनको सबसे पहले इंसान के रिमेन्स मिल चुके थे। टीम को यहाँ खुदाई करते हुए टोटल 2 और लाशें मिली। एक लाश ऊपर जेसिका की पड़ी थी, यानी कि टोटल 3 लाशें इस घर से अब पुलिस वालों को बरामद हो चुकी थी। जो नीचे बैकयार्ड के अंदर 2 लाशें मिली, वो भी 2 लड़कियों की ही थी, यानी कि जो एक लड़की को ढूंढने के लिए जो सर्च अभियान शुरू किया गया था, वो अब एक अलग ही दिशा में जा चुका था। अब पुलिस वालों को यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 मर्डर्स के लिए इस गुज़मन की तलाश थी। जेसिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि जिस टाइम पर उसे ढूंढा गया, उसकी मौत उससे तकरीबन 48 से 72 घंटे पहले हुई थी। मतलब जेसिका के माता पिता बिल्कुल सही थे। जब उन्होंने पीछे जेसिका को देखा था, वो सिडेशन की हालत के अंदर थी, वो बेहोश हो रही थी बार बार, जिसको देखकर उनको दया भी आई होगी कि उनकी बेटी का क्या हाल कर रखा है इस गुज़मन ने, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी बेटी से कुछ ही फुट दूर थे, कुछ इंचेस कह सकते हैं हम, वो उनके ऊपर वाले कमरे में ही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। इसके अलावा पुलिस वालों को इस गुज़मन के कमरे से कुछ राइटिंग्स मिली, कुछ नोटबुक्स मिली, जिसके अंदर उसने मोस्टली डेथ से रिलेटेड ऑब्सेशन अपनी लिखी हुई थी कि वो कितना ज्यादा इन चीजों के अंदर डूब चुका है, वो कुछ भी कर सकता है इन सब के लिए, कैसे उसको अपना कोई विक्टिम क्लेम करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, उसको ओवर पावर करना है और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, सारा कुछ इन पेजेस के अंदर डिटेल में लिखा हुआ था। और दूसरा, ये घर उसके लिए एक ऐसा नायाब गिफ्ट सा था कि वो ये सब कुछ करके भी यहाँ से बच रहा था बार बार। पुलिस वाले अब सिर्फ इस गुज़मन को ढूंढ नहीं रहे थे, बल्कि उसके लिए शिकार पर निकल चुके थे कि किसी भी हालत में उनको एक गुज़मन चाहिए, क्योंकि वो यहाँ से फरार हो चुका था। पूरे देश के अंदर न्यूज़पेपर्स में या फिर मीडिया चैनल्स के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह इस गुज़मन के पोस्टर्स लगे हुए थे। पुलिस वालों ने खास तौर पर इनाम तक रख दिया, टोटल 3 लाख मैक्सिकन पैसोज का, यानी कि अपने हिसाब से देखे तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का इनाम रख दिया कि किसी भी हालत के अंदर ये गुज़मन उनको चाहिए। ऑब्वियसली ये जो अटेंशन इस गुज़मन को मिल रही थी, ये भी उसने देखी। टीवी के ऊपर उसका नाम था, न्यूज़पेपर्स में उसका नाम था, सोशल मीडिया पर हर जगह लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। लोगों ने उसका निक नेम मास्टर ऑफ तलूका रख दिया। अब इस टाइम पर बजाय छुपने के, इस टाइम पर कोई किलर होगा, वो क्या करेगा, वो छुप जाएगा अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन नहीं, ये गुज़मन फ्रंट फुट पर आया। सामने आकर उसने अपनी फेसबुक आईडी से पुलिस वालों को गालियां देनी शुरू कर दी, जिसमें उसने पहले तो लिखा कि तुम मेरे आगे सिर्फ बच्चे हो, मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ और तुम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। मैं खुद चाहता था कि तुम मेरे पास आओ और तुमको वो सब चीज़ें मिल जाएं उस घर में। मैं तुमसे हर टाइम एक स्टेप आगे हूं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसके अलावा उसने थोड़ी देर बाद एक और पोस्ट डाली, जिसमें उसने लिखा था कि एक किलर को ढूंढने के लिए तुमको उस किलर की तरह सोचना पड़ेगा, उसकी तरीके से काम करना पड़ेगा। और साथ में उसने इसी पोस्ट में नीचे 3 फोटोज लगा रखे थे, और ये तीनों फोटोज उसकी
तीनों विक्टिम्स के थे जिनकी लाशें पुलिस वालों को इस घर से मिली थी, जिसमें एक लड़की का नाम हर्नांडेज, दूसरी का नाम मारिया। इन दोनों की उम्र तकरीबन 27-28 साल की थी। जब ये सब कुछ चल रहा था उस टाइम पर एक और महिला थी जो इस केस के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। लोग अपने बारे में स्पेकुलेशंस लगा रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन ये जर्नलिस्ट जिसका नाम फ्रेडा था, ये इस केस को कुछ और ही तरीके से देख रही थी। फ्रेडा को समझ आ चुका था कि इतना नाम और शोहरत देखकर इस गुज़मन को अपने ऊपर बहुत ही प्राउड फील हो रहा होगा, जिसका मतलब साफ ये है कि इस गुज़मन को अटेंशन चाहिए है। लोग उसके बारे में बातें करते रहें, टीवी पर उसका नाम चलता रहे, न्यूज़पेपर्स में उसकी फोटोज छपें, इसको बस यही सब कुछ चाहिए है। तो क्यों ना मैं उसकी इसी अटेंशन का फ़ायदा उठाऊं। असल में इस फ्रेडा नाम की जर्नलिस्ट ने बहुत ही बढ़िया चाल चली। उसने अपने खुद के ब्लॉग में लिखा कि ऐसा गुज़मन वगैरह कुछ भी नहीं है, ये कोई असली इंसान नहीं है, मुझे तो यही लगता है, और ये जो भी कुछ बन रहा है ये सिर्फ एआई से जनरेटेड फोटो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई केस ऐसा है ही नहीं। अब जैसे ये ब्लॉग इस फ्रेडा ने पब्लिश किया तो बहुत सारे लोग फ्रेडा के ऊपर कमेंट करने लगे कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। पुलिस वालों ने भी फ्रेडा से बात करी कि तुमने ये सब कुछ क्यों छापा है। फ्रेडा ने कहा कि मैंने एक बहुत ही बढ़िया चाल चली है, देखते हैं इसके अंदर वो फंसता है या नहीं। और कमाल की बात ये थी कि वो फ्रेडा के जाल में फंस भी गया। इस गुज़मन ने उस ब्लॉग पोस्ट को देखा और उस ब्लॉग पोस्ट के नीचे डायरेक्टली कमेंट किया कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरी पड़ोसी हो तुम। अब ना सिर्फ इस गुज़मन ने उस ब्लॉग पोस्ट के ऊपर कमेंट किया, बल्कि उसने डायरेक्ट फ्रेडा को फेसबुक के ऊपर मैसेज भी कर दिया, जिसके अंदर उसने लिखा कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम मेरी अटेंशन चाहती हो, बताओ क्या करना है। अब सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे में इस फ्रेडा ने सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही पूछा कि तुम क्या चाहते हो। अब इसका रिप्लाई फ्रेडा एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो कुछ पैसे मांगेगा या फिर बाहर निकलने का रास्ता मांगेगा। नहीं, इस गुज़मन ने कहा कि मुझे मेरे पेट्स के बारे में जानना है। वो 3 जानवर जिनको मैं अपने घर छोड़ कर आया था, उनका हाल बताओ मुझे, वो कैसे हैं, कहाँ पर हैं, उनका ठीक से ध्यान रख रहे हो ना तुम लोग। इस गुज़मन ने क्लियर कट लिखा कि अगर वो तीनों पेट्स सेफ हैं तो उनको उसकी माँ के घर भिजवा दो, वहीं पर वो अच्छे से रह सकते हैं। बट इस टाइम पर फ्रेडा ने उसको थोड़ा सा लेग पुलिंग किया कि मुझे नहीं लगता कि तुम गुज़मन हो, अगर तुम सच में गुज़मन हो तो मुझे इस बात का प्रूफ दो कि तुम हो वही। तब गुज़मन ने अपना आइडेंटिटी कार्ड जो वो अपने साथ लेकर घूम रहा था, उसकी फ़ोटो क्लिक करके फ्रेडा को भेजी, और इस टाइम पर फ्रेडा कंफर्म हो चुकी थी कि हाँ, वही इस आदमी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। फ्रेडा तुरंत भागकर पुलिस वालों के पास गई और उनको बताया कि जिस आदमी को तुम पूरे देश के अंदर ढूंढ रहे हो वो उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर है। पुलिस वालों ने भी फ्रेडा का साथ दिया और कहा कि ठीक है, तुम इससे बात करती रहो ताकि हम इसको ट्रैक भी कर सकें, हमको टाइम मिल जाएगा इसको ट्रेस करने का, ये हमारे केस के लिए एक सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। तब फ्रेडा ने पुलिस वालों को बताया कि वो अपने पेट्स की फोटो मांग रहा है। पुलिस वालों ने इसके पेट्स की फोटो क्लिक करके अलग अलग फोटोज के साथ तीनों पेट्स की एक साथ फोटो भी क्लिक करी, फ्रेडा को दी, और फ्रेडा ने सारी फोटोज गुज़मन को भेज दी उसी फेसबुक आईडी पर। बट इस गुज़मन को पता नहीं क्या हुआ, ये तीनों फोटोज देखते ही अपने पेट्स की वो गुस्से से बौखला गया। उसने तीनों फोटोज फेसबुक के ऊपर डायरेक्ट पोस्ट कर दी, जिसके अंदर उसने अगेन पुलिस वालों को गालियां दी और उसने कहा कि तुमको ये दिख नहीं रहा, मेरी ये जो बिल्ली है कितनी डरी हुई लग रही है, तुमने इसके साथ मिसबिहेव किया है, इसको मिसट्रीट किया है, तुमने इसको खाना दिया है नहीं, ये प्यासी लग रही है मुझे, तुम इसका ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो। अगर तुमने इसका ठीक से ध्यान नहीं रखा तो पूरा देश इसका नतीजा भुगतेगा। उसने बताया कि और भी लड़कियां उसके साथ कांटेक्ट में हैं जो उसको डेट पर साथ ले जाने के लिए तैयार हैं। अब सोच लो, मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता हूं अगर मेरे इन पेट्स को कुछ हुआ तो। पर धीरे धीरे जहां ये पुलिस वालों का मजाक उड़ा रहा था, उनको गालियां दे रहा था, धीरे धीरे इसकी टोन बदली और इसने कन्फेस करना शुरू कर दिया। 3 मर्डर्स तो इसके नाम थे ही, बट इसने वो क्राइम्स एक्सेप्ट किए फ्रेडा के सामने उसी चैट के ऊपर जो ना किसी ने सुने थे और उनके बारे में तो किसी को कुछ पता तक नहीं था। अपनी फर्स्ट कन्फेशन में उसने बताया कि जब वो 16 साल का था उसने अपना सबसे पहला मर्डर अपने ही पिता का किया था, और उसकी जान लेकर उसने उसी बैकयार्ड में जहाँ से तुमको वो 2 बॉडीज़ मिली है ना, उसी के अंदर उसने अपने पिता की लाश को दफनाया था। सो आप जाकर वहाँ से देख लेना। ना उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताई बैकयार्ड में कहाँ पर, ना उसने डेट बताई, ना टाइम बताया, कुछ भी उसने कुछ खास पर्टिकुलरली नहीं बताया। बट पुलिस वालों को फैक्ट चेक करना था। अथॉरिटीज़ दोबारा से इसी बैकयार्ड पर पहुंच चुकी थी, अंदर तक उन्होंने खुदाई कर डाली, लेकिन उनको वो बॉडी नहीं मिली। जिसके बाद इस गुज़मन ने अपना सेकंड क्राइम एक्सेप्ट किया, जिसमें उसने बताया कि उसका दूसरा क्राइम एक मनीषा शेवेज नाम की लड़की के साथ था। असल में मनिका और ये गुज़मन दोनों आपस में रिलेशनशिप के अंदर थे सन 2012 में। अभी 7 साल पहले की बात हो रही है ये। उसने कहा कि उस टाइम पर मैं 23 साल का था और मनिका भी उस टाइम पर 23 साल की ही थी। वो घर पर अकेली थी।
2012 में एक दिन वो जब घर पर अकेली थी, उसने फ़ोन करके मुझे अपने पास बुलाया मिलने के लिए, बट जब मैं उसके घर पर गया तो उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मेरी बातों को ठीक से सुन नहीं रही थी, जैसे मुझसे इरिटेट हो गई हो। अब इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपनी जेब में रखा हुआ चाकू निकाल लिया और जैसे उसको चाकू दिखाया, मनिका अपने घर से सीधा भाग खड़ी हुई। अब इस टाइम पर यह स्टोरी यहीं पर एंड हो जानी थी, मनिका बच गई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन नहीं, स्टोरी एंड तब होती जब ये गुजमैन मनिका के घर से चला जाता। मनिका तो चली गई थी। अब ये मनिका के जाने के बाद गुजमैन वहीं पर बैठा रहा, वेट कर रहा था कि मनिका वापस कब आएगी। गुजमैन ये नीचे सोफे पर बैठा हुआ था आराम से, और तभी उसने आवाज़ सुनी कि ऊपर से कोई नीचे उतर कर आ रहा है, और ये आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मनिका का पिता ही था। अब जैसे इस मनिका के पिता ने एक अनजान आदमी को अपने घर में सोफे पर बैठे हुए देखा तो ऑब्वियसली उसको हैरानी होगी। वो जाकर पूछेगा कि हाँ भाई बता, क्या बीमारी है, तू कौन है। इस मनिका के पिता ने भी सेम ही किया। जाकर उसने गुजमैन से पूछा कि हाँ भाई तू कौन है। इसने कहा कि मैं मनिका का बॉयफ्रेंड और मैं मनिका की वेट कर रहा हूँ। अब जैसी ये चीज़ मनिका के पिता ने सुनी, उनको गुस्सा आ गया कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने मुझे कभी नहीं बताया, मेरी बेटी तो ऐसी है ही नहीं। मनिका के पिता ने गुजमैन के ऊपर गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया, बट यहीं से सिचुएशन बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई। अब क्योंकि ये गुजमैन पहले से ही मार्शल आर्ट्स के अंदर ट्रेंड था, इसने बेचारी मनिका के पिता के ऊपर वो हावी हो गया, उसको ओवर पावर कर लिया और रिपीटेडली 4 बार बेचारे बूढ़े व्यक्ति के छाती के अंदर उसने चाकू मारे। इस टाइम पर भी मनिका के पिता, जिनका नाम थॉमस था, उन्होंने भागने की कोशिश करी और एंड मोमेंट पर वो भी मेन डोर से बाहर निकलने वाले थे, लेकिन दरवाजे पर निकलने से पहले ही गुजमैन ने थॉमस को पकड़ लिया और वापस घसीटते हुए पीछे की तरफ लेकर गया और इसी घर के पीछे बैकयार्ड में ले जाकर वहाँ एक कुर्सी पड़ी हुई थी पुरानी सी, उस कुर्सी के ऊपर बैठाया और फाइनल ब्लो, जो कि बेचारे थॉमस के जबड़े को तोड़ने वाला था, उसी कुर्सी पर बैठाकर सारी छाती उनकी लहूलुहान पहले से हो चुकी है, वो जिंदगी से अब जाने वाले हैं कभी भी। और इनकी जान लेने के लिए फाइनली इस गुजमैन ने एक बहुत जोर से मुक्का उनके मुंह पर मारा, जिससे उनके कई दांत भी टूट गए और थॉमस इंस्टेंटली मर चुके थे। बट इस गुजमैन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। इसने जब ये अंदर लड़ाई कर रहा था थॉमस के साथ, तब इसने देखा था कि जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं उन सीढ़ियों के नीचे कुल्हाड़ी पड़ी हुई है। तो जैसे ही थॉमस की जान गई, शांत होने के बाद ये वापस घर के अंदर आया और वो कुल्हाड़ी उठाकर वापस लेकर आया, क्योंकि इसने अब खून देख लिया था उसका और इसके अंदर का वो कीड़ा जग चुका था कि हाँ, खून तो देखना है तो अच्छे से देखना है। बेचारे थॉमस के सिर को उसने 8 बार कुल्हाड़ी से मारा और सिर फट के फ्लावर हो चुका था, चारों तरफ से वो खुल गया और सारा खून अब फव्वारे मारता हुआ बाहर निकल रहा था। अब आप सोच कर देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी एक आम इंसान डर जाएगा, वो इस क्राइम सीन से उठकर भाग जाएगा, अपने आप को बचाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ उसने कोई भागने में जल्दबाजी नहीं करी। थॉमस की जान लेने के बाद ये वापस घर में आया और बजाय भागने के ये सीधा किचन में गया। इसने फ्रेश कॉफ़ी बनाई, अपने खुद के लिए नाश्ता बनाया और कॉफ़ी और नाश्ता ये खाते पीते हुए वो वेट करने लगा मनिका का। तकरीबन 3.5 घंटे वेट करने के बाद फाइनली मनिका अब इस घर में आ चुकी थी वापस। उसको लग रहा था कि अब तक तो एक गुजमैन जा चुका होगा या फिर पापा ने उसको भगा दिया होगा। तो बहुत ही कैजुअल वे में मनिका अपने घर के अंदर एंटर हो रही थी और उसने सामने देखा इसको, ये तो अभी भी यहीं बैठा हुआ है। मनिका ने दोबारा से भागने की कोशिश करी, लेकिन अब की बार ये पहले से ही तैयार था। इसने तुरंत भागकर मनिका को पकड़ लिया और मारा पीटी नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। कैजुअली वे में उसको गले में हाथ डालकर अपने साथ बाहर बैकयार्ड में लेकर गया, उसके पिता का हाल दिखाया। इस टाइम पर मनिका चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन इसने अपनी जेब में रखा हुआ चाकू दिखाया और कहा कि बिल्कुल साइलेंट, चुप रहो और मेरे साथ चलो। मनिका ने जैसा इसने कहा वही किया। मनिका इसकी गाड़ी में जाकर बैठ चुकी थी। मनिका को अपने साथ गाड़ी में लेकर ये अपने खुद के घर आया और तकरीबन 2 हफ्ते तक, सोच कर देखिए आप, 2 हफ्ते तक इसने मनिका को बंधक बनाकर रखा, अपहरण करके उसका घर में। और अब शुरू होने वाला था इन 2 हफ्तों में टॉर्चर का खेल। इसने अपनी चैट्स में बताया कि उसने घर पर रखते हुए मनिका के साथ बार बार उसके साथ रेप किया, और ना सिर्फ रेप किया बल्कि वो जो भी सुट्टे वगैरह फूकता, वो एस्ट्रे बन चुकी थी बेचारी मनिका। वो जिंदा थी, हिलडुल पा रही थी, लेकिन एक लाश के बराबर थी। उसके अंदर अब सारी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। वो जो भी सुट्टे वगैरह पीता सीधा मनिका के शरीर के ऊपर बुझा रहा था, उसकी एशिज़ वगैरह, और जो बट होता है लास्ट में बुझाने के लिए, वो मनिका के शरीर का इस्तेमाल करता। और पूरे 17 दिन तक अपने साथ रखने के बाद जब देख लिया उसने कि मनिका बिल्कुल ही बेसुध हालातों में रहती है, पूरा पूरा दिन वो नहीं उठती, उसको खाना पीना नहीं देता, ये नहाना धोना तो दूर की बात, फाइनली उसने लास्ट टाइम 17वें दिन इसके साथ संबंध बनाकर अपने मार्शल आर्ट्स का कारनामा मनिका के ऊपर दिखाया और मनिका की भी जान ले ली। ये यहीं पर नहीं रुका, इसने मनिका के शरीर के कई टुकड़े किए, बारीक टुकड़े,
और उन टुकड़ों को अलग अलग बॉक्सेस में डालकर हर एक बॉक्स को अपने साथ एक राउंड पर टैक्सी में लेकर जाता और वहीं पास से गुजरने वाली एक नदी के अंदर डंप करके आता। तकरीबन उसने 18 चक्कर उस टैक्सी के लगाए और इन 18 चक्करों में उसने बेचारी मनिका की पूरी बॉडी को डंप कर दिया। पुलिस वालों ने इस गुजमैन के द्वारा बताई गई इस चैट के अंदर पूरी कन्फेशन को रिव्यू किया, जिसमें ये क्लेम उसका बिल्कुल ठीक था। 2012 में मोनिका नाम की इसी लड़की की एक मिसिंग कंप्लेंट आई थी और उसमें इन्वेस्टिगेशन भी की गई थी, लेकिन कोई भी ये इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ी। मनिका का कभी भी पता इसमें नहीं चल पाया। ये केस तब तक अनसॉल्व्ड था, लेकिन अब जब गुजमैन ने सब कुछ बताया, फाइनली पुलिस वालों को पता चल चुका था कि मनिका के साथ क्या हुआ है। बेशक ये फ्रेडो को अपनी चैट में सब कुछ बता रहा था, लेकिन अपनी पर्सनल फेसबुक वॉल के ऊपर वो अभी भी पुलिस वालों को गालियां दे रहा था, अभी भी उनका मजाक उड़ा रहा था। उनके द्वारा किए गए कांडों की फ़नी पिक्चर्स वगैरह बनाकर ऊपर बड़े बड़े स्टेटस वगैरह लिखकर वो बहुत कुछ पोस्ट कर रहा था। लेकिन सोचकर देखिए, पूरे देश की पुलिस उसके पीछे है, लेकिन ये अभी भी बाज नहीं आ रहा। अभी भी ये लुका छुपी का खेल चल रहा था। जिसके बाद उसने फ्रेडा के सामने उन दोनों लड़कियों की स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया, जिनकी बॉडी उसके घर के पीछे बैकयार्ड में मिली थी, जिसमें सबसे पहली विक्टिम थी उसकी एंड्रियाना हर्नांडेज नाम की वो लड़की। एंड्रियाना भी एक साइकोलॉजी की ही स्टूडेंट थी, बट 24 मार्च 2017 के दिन हर्नांडेज अचानक से गायब हो गई। और सभी की तरह एंड्रियाना इस तलुका शहर में इसी यूनिवर्सिटी के अंदर साइकोलॉजी की डिग्री हासिल करने के लिए आई थी, बट वो इस नए शहर के अंदर रहते हुए हमेशा अपने माता पिता के साथ टच में रहती, उनको अपनी सारी अपडेट देती, वो उनको बिना बताए कहीं भी नहीं जाती। बट अब आप सोच कर देखिए, एक लड़की जो नियरली डेली अपने माता पिता को मैसेज करती हो, उनसे बातें करती हो, और वो एक दिन ना करे तो माता पिता को अजीब लगेगा। यहाँ एंड्रियाना के माता पिता को भी अजीब लगा, लेकिन उन्होंने थोड़ा वेट करना जरूरी समझा कि चलो ठीक है, लड़की बाहर है, आज नहीं तो कल वो अपने आप मैसेज कर लेगी, कॉल कर लेगी। बट नहीं, एक हफ्ता बीत चुका था। एंड्रियाना के माता पिता ने पूरे 7 दिनों तक वेट किया। पता नहीं वो कौन से नशे में थे कि अपनी बेटी की उन्हें चिंता क्यों नहीं हुई जल्दी। 7 दिनों बाद उन्होंने फाइनली जाकर पुलिस के सामने एंड्रियाना की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। एंड्रियाना के माता पिता ने पुलिस वालों को ना सिर्फ एंड्रियाना के बारे में बताया, बल्कि उसके बॉयफ्रेंड इस गुजमैन के बारे में भी बताया, क्योंकि गायब होने से कुछ दिनों पहले एंड्रियाना इस गुजमैन के साथ ही अपने घर गई थी अपने माता पिता से इस आइटम को मिलवाने के लिए कि देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अब इसके माता पिता भी खुश थे कि ठीक है, अनजाने शहर में इसके साथ ये रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ रखेगा इसको। सो इस मिसिंग कंप्लेंट में एंड्रियाना के माता पिता ने इस गुजमैन के बारे में भी बताया कि आप जाकर उसको देखिएगा, क्या पता उसको कुछ पता हो। क्या आप इस बात के ऊपर बिलीव करेंगे कि इस गुजमैन ने बताया कि एंड्रियाना की मौत जल्दी नहीं हुई, वो काफ़ी लंबे टाइम तक जिंदा रही। मार्च 2017 में वो गायब हुई थी, उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई थी, बट उसकी मौत फरवरी 2018 में हुई और किसी ने इसको ढूंढने तक की कोशिश नहीं करी। पुलिस वाले उस टाइम पर मेरे पास आए थे, मुझसे पूछताछ करी थी और मेरे बयान लेकर चले गए थे। मैंने बता दिया था कि मुझसे भी मिले एंड्रियाना को टाइम हो चुका है, मुझे उसके बारे में नहीं पता, और ये सुनकर पुलिस वाले चले गए। बट इस टाइम पर एंड्रियाना इसी घर में, जिस घर में उसकी लाश मिली थी बैकयार्ड में, इसी घर में एंड्रियाना ऊपर थी और बेहोशी की हालत में। इस गुजमैन ने पूरा 1 साल बेचारी एंड्रियाना को सिडेट करके रखा, और जब भी उसको होश आता ये उसके साथ संबंध बनाता और अपना काम होने के बाद दोबारा से उसको सिडेट कर देता। ना सिर्फ ये सारा दिन एंड्रियाना को नशे की हालत में रखता, बल्कि उसको एक टॉर्चर मशीन बना दिया था। कुछ भी कांड करना हो ये सीधा जाकर एंड्रियाना के ऊपर करता। उसके पूरे शरीर के ऊपर कट्स, ऊपर से लेकर नीचे तक भयंकर कट्स, डीप कट्स, कुछ तो इतने डीप कि वो हड्डियां तक काट चुके थे। इतने भयंकर कट्स उसकी बॉडी में लगे हुए थे। पोस्टमार्टम तक में सामने आया कि हाँ, ये जो भी बात इसने बताई इस टाइम पर ये बिल्कुल सच थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ एंड्रियाना के साथ वो सच में प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जी हाँ, पुलिस वालों ने इस गुजमैन को दोबारा उठाया था। इसी केस में, एंड्रियाना मिसिंग केस में, इसको उठाकर घर से लेकर भी गए थे, लेकिन उस टाइम पर भी पुलिस वालों ने इस घर के अंदर तलाशी लेना जरूरी नहीं समझा। इसको जस्ट बुलाया और बाहर से उठाकर अपने साथ गाड़ी में बैठाकर चाँव चाँव करते हुए अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले गए। वहाँ इसके हाथ पल्ले क्या लगेगा, वहाँ जो मर्जी बोलेगा पुलिस वाले मान लेंगे। अरे एक बार उसके घर की तलाशी तो ले लो, क्या पता वहीं पर मिल जाए तुमको। नहीं, इतना काम कौन करेगा। पुलिस वालों ने एंड्रियाना के माता पिता को अपने पास बुलाकर समझा दिया कि देखो, हमने गुजमैन को अच्छी तरीके से टटोल लिया, इससे पूछताछ कर ली, लेकिन हमको इससे कुछ भी नहीं मिला और हमें नहीं लगता कि इसका एंड्रियाना के गुम होने से कोई लेना देना है। बिना कुछ छानबीन किए इस गुजमैन को उन्होंने क्लीन चिट दे दी। इनफैक्ट जब एंड्रियाना के माता पिता ने जोर दिया कि आप इसको ठीक से टटोल नहीं रहे हो, आप जांच ठीक से नहीं कर रहे हो,
आपके पास ये सस्पेक्ट, आप इसकी जांच क्यों नहीं कर रहे? तब पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करो, ये लो गुजमन का एड्रेस, खुद चले जाओ और खुद अपनी छानबीन कर लो। ये हाल थे। इस केस को कन्फेस करने के बाद इस गुजमन ने फ्रेडा के सामने अपनी थर्ड विक्टिम, जिसकी थर्ड बॉडी वहां से मिली थी बैकयार्ड से, उसके बारे में बताया। और इस थर्ड लड़की का नाम था मार्था पैट्रिशिया। घर वाले पैट्रिशिया को निकनेम पैटी के नाम से बुलाते। और इसके घर वालों ने बताया कि पैट्रिशिया बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब स्टूडेंट, उसने हमेशा अच्छे ग्रेड्स लिए, कभी कोई फालतू चीज़ों के अंदर ध्यान नहीं दिया। और मेरे लिए पर्सनली हैरानी वाली बात यह है कि पैट्रिशिया खुद से एक लॉ डिग्री होल्डर थी, वो कानून की अच्छी जानकार थी। और फाइनली अब वो जिस टाइम पर यह कुछ हुआ उस टाइम पर बेचारी पैटी क्रिमिनोलॉजी की डिग्री के अंदर काम कर रही थी। वो क्रिमिनोलॉजी को स्टडी कर रही थी, मतलब उसको बहुत अच्छे से जानकारी थी इन चीज़ों की। बट अपनी खुद की स्टडीज़ को सपोर्ट करने के लिए पैटी ने पार्ट टाइम नौकरी भी करनी शुरू कर दी। सो उसके पास कोई खास रीज़न नहीं था कहीं भी बाहर किसी फालतू चीज़ जगहों पे जाने का, सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ और बाद में काम और घर जाकर सो जाना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जब वो अपनी डिग्री करने के लिए अपना घर छोड़कर इस शहर के अंदर आई थी टलुका में, तब उसने अपने माँ से एक प्रॉमिस किया था कि जब वो नौकरी लग जाएगी अच्छी, तब वो उनको एक अच्छा सा घर लेकर देगी। बट ना तो उसकी कभी वो नौकरी लगी और ना ही ये कभी घर आया। असल में जब ये सब कुछ पैटी के साथ हुआ, उससे 3 महीनों पहले से ही पैटी अपनी माँ को फ़ोन पर बताया करती थी कि माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, एक काले रंग की वैन है, जब मैं कॉलेज से बाहर निकलती हूँ तो वो वैन मेरे पीछे लग जाती है और तकरीबन 2 हफ्तों से वो मुझे फॉलो कर रही है और ये काम आने वाले 2-2.5 महीनों तक और भी चला। सोच कर देखिए आप, एक बंदा एक लड़की को कितना स्टॉक कर सकता है, कितना वेला हो सकता है कि वो डेली पैटी के पीछे अपनी वैन लेकर जाता और उसको पूरे रास्ते स्टॉक करता रहता। पैटी की माँ ने बताया कि पैटी ने तो मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन मुझे अंदर से पर्सनली लगता था कि उस लड़के ने, उस आदमी ने जो भी उस वैन के अंदर था, उसने कभी ना कभी पैटी को जरूर टोका है, उसको रास्ते में रोका है, क्योंकि वो उदास रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। इनफैक्ट पैटी ने एक कॉल पर अपनी माँ को बताया कि मैंने चलते चलते उस वैन की पीछे नंबर प्लेट की फ़ोटो भी क्लिक करी है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगी, आप उसको पुलिस में रिपोर्ट कर देना। बट उसने वो फ़ोटो कभी भेजी ही नहीं, क्योंकि उसको वो फ़ोटो भेजने का कभी मौका ही नहीं मिला। और तब दिन आया 19 फरवरी 2019 का शाम को 4 बजे पैटी के मोबाइल से मैसेज आया अपनी माँ के नंबर पर कि वो अब घर आ रही है, लेकिन वो कभी घर पहुंची ही नहीं। उसकी माँ ने 3 घंटों तक वेट करी, लेकिन पैटी घर पर नहीं पहुंची। बाहर निकलकर उसकी माँ ने आस पड़ोसी से पूछा कि क्या किसी ने पैटी को देखा? तब एक पड़ोसी ने बताया कि हाँ, मैं जब चौराहे से वापस आ रहा था तब मैंने देखा था पैटी, तो पैटी को तो घर आ जाना चाहिए था कब का। उसकी माँ ने पूछा कि क्या पैटी के साथ कोई और भी था? बट उस पड़ोसी ने कहा कि नहीं, मुझे कोई और तो नहीं दिखा, लेकिन एक वैन थी जो पैटी के पीछे पीछे चल रही थी। और ये चीज सुनते ही पैटी की माँ समझ चुकी थी कि नहीं, गड़बड़ हो चुकी है। 2 दिनों तक पैटी की माँ के पास पैटी के कॉल्स तक आते रहे और जब भी कॉल उठाती पैटी की माँ, तो पैटी सिर्फ एक ही लाइन बोलती, आई लव यू सो मच ममा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हिडाल्गो जा रही हूँ। बट ये लाइन सुनते ही पैटी की माँ हमेशा टूट जाती, क्योंकि उसको पता था कि ये जो आवाज़ में, जिस आवाज़ में पैटी बोल रही है, ये उसकी असली आवाज़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही डरी हुई है, ये दबी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाज़ में पैटी से धक्के से बुलवाया जा रहा हो। पैटी के भाई ने भी पैटी से बात करने की कोशिश करी, लेकिन पैटी की आवाज़ बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही थी, बहुत ही अजीब सी आ रही थी उसकी आवाज़। बेशक वो आवाज़ एक्चुअल में पैटी की ही थी, कोई और नहीं था, फ़ोन पैटी ही उठा रही थी, लेकिन वो आवाज़ पहचान में नहीं आई। पैटी का भाई समझ चुका था कि शायद उसकी बहन पैटी को नशे वगैरह दिए गए हैं, जिसमें वो फ़ोन पर ठीक से बात नहीं कर पा रही, उसकी जीभ लड़खड़ा रही है। पैटी के गायब होने के 3 दिनों बाद फाइनली पैटी की माँ के पास एक टेक्स्ट मैसेज आया, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि पैटी अब गायब हो चुकी है। पैटी ने खुद ये मैसेज लिखा है कि मैं गायब हो चुकी हूँ और हो ना हो मैं जल्दी ही वापस भी आने की कोशिश करूँगी। ये मैसेज देखते ही पैटी की माँ समझ चुकी थी कि ये पैटी ने नहीं लिखा, क्योंकि इसके अंदर भयंकर स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, बिल्कुल भी ठीक से नहीं लिखा हुआ था। और पैटी एक पढ़ी लिखी लड़की, उसको बहुत अच्छे से टाइपिंग आती है। 24 फरवरी 2019 के दिन जैसे बेचारी जेसिका के माता पिता इस लोकेशन पर ट्रेस करते करते पहुंचे थे, वैसे ही पैटी के माता पिता लोकेशन को ट्रेस करते करते गुजमैन के घर पर पहुंच चुके थे, इसी घर पे। और यहां पहुंचने से पहले उन्होंने पुलिस वालों को भी बुला लिया था। अब ये जो कांड 1 महीने बाद जेसिका के साथ हुआ था, बिल्कुल यही सेम काम 1 महीने पहले पैटी के साथ हो चुका है इसी घर में, और सेम पुलिस वालों ने फिर भी कुछ नहीं किया। क्यों? उस टाइम पर भी बेचारी पैटी के माता पिता यहीं बाहर खड़े थे, उसके भाई लोग बाहर खड़े थे और इस गुजमैन ने घर नहीं खोला। ये बार बार बोल रहा था कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।
पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं किया। पैटी के माता पिता हाथ जोड़कर खड़े रहते कि आप प्लीज कुछ करिए, घर के अंदर जाने की कोशिश करिए। इस टाइम पर भी पुलिस वालों ने कहा कि हमारे पास सर्च वारंट नहीं है और सर्च वारंट को आने में कई दिन लग जाएंगे। तब पैटी के दो भाइयों ने खुद से इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करी और तब फाइनली ये गुजमैन दरवाजे पर आया और इसके हाथ में चाकू था और कहा कि जाओ, हाँ भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। और फाइनली एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज की गई इस गुजमैन के खिलाफ नहीं, इस गुजमैन ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई पैटी की फैमिली के खिलाफ कि ये उसकी प्रॉपर्टी में ट्रेसपैसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, गैर कानूनी रूप से उसकी प्रॉपर्टी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस वालों ने कंप्लेंट मिनट में दर्ज कर ली। अगले दिन फैमिली वालों ने और ज्यादा दबाव बनाया। तब फाइनली पुलिस वालों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई इस गुजमैन से बात करने की और बाहर खड़े होकर ही बस बाउची की तरह पूछ रहे हैं उससे कि एक बार बाहर आ जाओ, बात करनी है। बहुत प्यार से गुजमैन आ भी गया और पूछा कि पैटी के फ़ोन की लास्ट लोकेशन तुम्हारा घर क्यों दिखा रहा है। इस गुजमैन ने कहा कि मैं और पैटी बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो ऑब्वियसली मेरे पास आई थी 2-3 दिनों पहले पैसे लेने के लिए, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे और मैंने उसको पैसे दिए और बाहर एक रेड कलर की कार खड़ी थी जिसमें उसका दोस्त बैठा हुआ था। वो मुझसे पैसे लेकर उस रेड कलर की गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल गई। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। पैटी की फैमिली के द्वारा बार बार दबाव बनाए जाने पर फाइनली 11 दिनों बाद इस गुजमैन के घर का सर्च वारंट पुलिस वालों को मिला। और तब पुलिस वालों ने जब जाकर अंदर छानबीन करी तो उनको कुछ भी अजीब नहीं लगा, कुछ भी वहां अटपटा नहीं था, कोई भी क्राइम सीन जैसा कुछ लग ही नहीं रहा था। लेकिन हद तो तब हो गई जब इन पुलिस वालों ने ऐसा गंदा माल फूका हुआ था कि इनको घर का बैकयार्ड दिखा ही नहीं। इन लोगों ने बैकयार्ड देखा ही नहीं। जब ये सर्च वारंट लेकर घर में घुसे, घर के अंदर कुछ मिला ही नहीं, बैकयार्ड इन्होंने देखा ही नहीं। तो इस गुजमैन को टाइम मिल गया ना सिर्फ अपने क्राइम को अच्छे तरीके से छुपाने का बल्कि अगला कांड करने का। और अगली अब विक्टिम होने वाली थी जसिका ओलिवर। पैटी की माँ ने जब अपनी बेटी की बॉडी को देखा तो उसको देखते ही वो पहचान गई, उसके बाल पहचान गई, उसके कपड़े पहचान गई। उस टाइम पर पैटी की बॉडी कुछ ऐसे हाथ जोड़ी हुई अवस्था में थी जैसे वो इस गुजमैन से रिक्वेस्ट कर रही है, उसके सामने प्रे कर रही है उसको छोड़ने की, इसकी जान बख्शने की। बट ये गुजमैन नहीं माना। बट बहुत ही दिल तोड़ देने वाली बात ये थी कि सिर्फ बाल ही पहचाने जा सकते थे। पैटी का फेस की जगह सिर्फ खोपड़ी थी, ऊपर की सारी स्किन जली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पैटी के चेहरे को उसकी पहचान बिगाड़ने के लिए एसिड से जलाया गया था। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि पैटी के पोस्टमार्टम के बाद पैटी की बॉडी को किसी एम्बुलेंस में या फिर स्ट्रेचर के ऊपर नहीं ले जाया गया? 2 पॉलीथीन बड़े बनाकर डॉक्टर्स ने दे दिए कि ये आपकी बेटी की लाश है, 2 पॉलीथीन भर के ले जाओ इसे। पैटी के माता पिता उन 2 पॉलीथीनों को उठाकर अपने घर लेकर गए अपनी बेटी की लाश को। खैर, जसिका वाले केस के भागने के बाद तकरीबन ये 72 दिनों तक गुजमैन पुलिस से छुपता रहा, भागता रहा। ये तगड़ी फरारी पर था और इन 72 दिनों में भी इसने छुपने की कोशिश नहीं करी। ये सबके सामने था। इसने लोगों में घुलने मिलने की कोशिश नहीं करी कि कोई इसको पहचान ना पाए। ये उसी तरीके से फेसबुक के ऊपर पुलिस वालों को गालियां देता रहा 72 दिनों तक पूरे। ये उसी तरीके से पुलिस वालों का मजाक बना रहा था। इनफैक्ट इसने एक पोस्ट तो ये डाली कि जब तक वो नहीं पकड़ा जाता तब तक वो हर महीने एक नई लड़की को मारेगा। इनफैक्ट इन 72 दिनों में इसने खुद की फोटोज क्लिक कर करके, किसी पार्टी में जाते हुए, घूमते हुए रोड्स के ऊपर फोटोज क्लिक कर करके, सेल्फी क्लिक कर करके इसने फेसबुक पर डाली और कहा कि देखो मैं अनटचेबल हूं, पुलिस वाले, सारे देश की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है लेकिन मेरे को कोई छू भी नहीं सकता। खैर, 6 दिसंबर 2019 के दिन फाइनली इस गुजमैन को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि इसने एक फोटो ऐसी डाली थी एक पार्टी की, जो पुलिस वालों ने उस पार्टी की लोकेशन को ट्रेस कर लिया। अब इसकी आसपास की लोकेशन मिल चुकी थी और तब पुलिस वालों ने क्लोज इन करना शुरू कर दिया। और इसकी जो एक गिरफ्तारी हुई थी ये भी बहुत कमाल की थी। पुलिस वालों को देखकर इसने बिल्कुल भी हैरानी नहीं जताई। ये असल में एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर केक खा रहा था और जैसे इसने देखा कि सामने पुलिस वाले इसके आ चुके हैं इसको अरेस्ट करने के लिए, इसकी तरफ भाग के आ रहे हैं वो, बट इसने अपने केक को नहीं छोड़ा। केक खाता रहा। उनको देखकर ये भागा भी नहीं और जस्ट कामली अपना केक खत्म करके अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और पुलिस वालों ने इसको पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस वालों ने जब इसके फोन की तलाशी ली तो इसमें एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली जिसमें ये अपनी माँ से बात कर रहा था। और इस कॉल में स्पेशल बस यही था कि उसने अपनी माँ को बताया था कि मेरी जिंदगी सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज पर जी रहा हूँ, या तो मेरा मर्डर हो जाएगा, या फिर मैं खुद को खत्म कर लूंगा, या फिर मैं सड़ कर जेल के अंदर मरूंगा। इसने उसी कॉल के अंदर अपनी माँ को बताया था कि मुझे सिर्फ दुनिया में 2 चीज़ों से प्यार है, एक मेरे पेट से और एक मेरी माँ से। इसके अलावा मुझे दुनिया में कोई भी पसंद नहीं। मैंने मेरे पिता का भी मर्डर किया। इसी कॉल में उसने अपनी माँ को बताया था क्योंकि वो तुम्हें परेशान करता था और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं थी। खैर, इसको कोर्ट में पेश किया गया। आज इसका केस खत्म हो चुका है और ये जेल की सज़ा काट रहा है। कोर्ट ने इसके फैसले के रूप में इसको टोटल 434 सालों की सज़ा सुनाई
ऑब्वियसली इतने साल कोई भी बंदा जी नहीं सकता, ये सिर्फ एक नंबर होता है ये दिखाने के लिए कि एंड तक इसको सड़ सड़ कर जेल में ही मरना है, ताकि अगर कोई ऐसा करने से पहले सोच ले कि इसको इतनी सज़ा मिली है तो उसको भी इतनी ही सज़ा मिल सकती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए होता है। एट द एंड हम इसको उम्र कैद की ही सज़ा मान सकते हैं। सो आज भी ये जेल के अंदर बंद है। अपनी माँ को जो इसने कहा था कि तीसरी पॉसिबिलिटी ये है मैं जेल में सड़ सड़ कर मरूंगा, ये एग्जैक्टली साबित हुई, ये जेल के अंदर सड़ सड़ कर ही मरेगा। खैर, आपको इस केस के बारे में क्या कहना है उसके बारे में नीचे ज़रूर जिक्र करें। और इस केस से रिलेटेड कुछ बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज़ हैं, अगर आपको देखनी हो वो मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता, वो बहुत ज़्यादा ग्राफिकल हैं और कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हैं। सो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पर आकर पर्सनली मुझे मैसेज करके वो फोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, सो प्लीज़ मैच्योर ऑडियंस ही आए। खैर, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मिसेस परफेक्ट को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।